हेलो बच्चों, मैं हेमंत गुरावा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर जो अपनी पीछे की मैथ की क्लास थी उसमें हमने बहुत ही एकदम आप कह सकते हो बेसिक टू एडवांस लेवल तक फॉर्मूलाज का एकदम पोस्टमार्टम कर दिया था। आज की इस क्लास में पीछे की जैसे घन और घना पड़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे बेलन। और बेलन किससे बनता है? एक वृत्त से। जब उसको एक ऊंचाई दे देते हैं तो कहने का मतलब आज की क्लास में हम सीखेंगे बेलन के सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस होती हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, हमने 2D और 3D देखे थे। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 विमाएँ होती हैं, और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। जैसे कल हमने घन और घना पढ़ा था तो उनमें 3 विमाएँ थी, लंबाई चौड़ाई के साथ उनमें ऊंचाई भी थी। आई बात समझ में? तो सेम आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। वृत्त कईयों को प्रॉब्लम हो तो सर्किल पढ़ेंगे, यानी सर्किल 2D शेप है। तो सबसे पहले सर्किल को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि सर्किल के जो आपका क्षेत्रफल है, परिधि है, उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। देखो, हम देखेंगे फॉर्मूलाज आए कहाँ से। ये आपका एक सर्किल है जिसकी रेडियस R है। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, सर्किल की परिभाषा किन किन को पता है? कौन कौन ऐसा है जो मेरे को ये बता सकता है कि सर जी वृत्त की ये परिभाषा होती है? आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और फिर खुद मन मन में बोलो। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और मन में बोलो। अब सुनो, जो भी आपने परिभाषा बोली वो गलत थी। अब सोचना, आपने ये परिभाषा बोली थी क्या? क्या होती है परिभाषा? एक सर्किल का, एक वृत्त का मतलब क्या होता है? एक वृत्त का मतलब होता है किसी एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु अपना ये होता है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी का मतलब यहाँ से समान दूरी, यहाँ से समान दूरी, यहाँ से समान दूरी, यानी किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। क्या बोला मैंने? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जैसे कि मान लो ये निश्चित बिंदु अपना ये था, इससे समान दूरी पर, यानी एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी समान दूरी पर, ये भी समान दूरी पर, ये भी समान दूरी पर, ये भी समान, ऐसे और बनाएं, ये भी समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान, समान दूरी, समान, समान। मैंने इतने ही बनाए हैं। अब जब इनको मैं मैच करूँगा, यानी इनको जब बिंदुपथ बनाऊँगा, ये ऐसा, ऐसा, मतलब जब इन पॉइंट को ऐड करूँगा, यानी बिंदु का बिंदुपथ बनाऊँगा, अब देखो ये सर्किल बना। क्या करने का मतलब? ये सर्किल बन गया। अब थोड़ा एग्जैक्ट ऐसे नहीं बना, क्योंकि मैंने तो एक अंदाजे से दूरियां ली थी, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से सामान ली थी। तो एक क्या बन गया? सर्किल। यानी वापस सर्किल की डेफिनेशन सुनो। सर्किल क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से, यानी ये निश्चित बिंदु जिसे हम बोलते हैं केंद्र, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है। और अब जो हमने ये समान दूरी का जो नाम लिया था ना, इस समान दूरी को ही आप क्या बोलते हो? रेडियस। क्या बोलते हो? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। आई बात समझ में? अब बताओ, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है सर जी। लेकिन अब मेरे को आपसे एक डाउट है, वो मेरा डाउट आप क्लियर करो। बोले क्या? मेरे को बताओ, आप लगभग ऐसे मान सकते हो सिक्स्थ से जिस भी आप क्लास में हो, मैं यहाँ डैश लिख रहा हूँ, 6th से 6 to जिस भी आप क्लास में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, कोई सी भी क्लास में हो, मैक्सिमम बच्चे 10th वाले हैं, तो मैं यहाँ 6 to 10th लिख रहा हूँ। तो आपने 6th से लेकर 10th तक कितनी बार सर्किल को पढ़ा है? सर्किल का क्षेत्रफल πr², सर्किल की परिधि 2πr। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरे को ये बता सकते हैं पाई क्या है? इतने ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो मेरे को इस जवाब का आंसर दे सकते हैं? पाई
क्या है? पाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं। कई पाई बोल रहे होंगे सर 22/7 होता है और 3.141592 वगैरह वगैरह होता है। मैं आपको पाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ पाई क्या है, कितने बच्चों को ध्यान है। ठीक है, ध्यान है तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो मेरे साथ देखो और समझो पाई क्या है। आपको अगर पाई समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं पाई क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, पहले के जो अपने मैथमेटिक्स थे, मतलब जो अपने गणितज्ञ थे, जैसे अपने आर्किमिडीज वगैरह वगैरह और वो आर्यभट्टम वगैरह वगैरह, भास्कराचार्य सेकंड वगैरह वगैरह, ऐसे मतलब जो भी अपने मैथमेटिक्स थे, उन्होंने एक बात हर बार गौर की, यानी नोटिस की। नोटिस क्या की कि व्यास जानते हो क्या होता है? व्यास तो पता ही होगा, त्रिज्या का 2 गुणा, डायमीटर को क्या लिखते हैं? 2 गुणा त्रिज्या का। उन्होंने एक बात नोटिस की। क्या नोटिस की? कि जब भी हम परिधि और व्यास का जब भी अनुपात ले रहे हैं, परिधि और व्यास का हम जब भी अनुपात ले रहे हैं, तो वो अनुपात एक फिक्स राशि आ रहा है। मतलब चाहे आप छोटा सर्किल ले लो, कहने का मतलब परिधि और व्यास का अनुपात चाहे आप इस सर्किल के लिए लो, इस सर्किल के लिए लो, चाहे इसके लिए लो, चाहे आप इसके लिए लो, कहने का मतलब परिधि और व्यास का अनुपात इसके लिए भी सेम आ रहा है, इसके लिए भी वही आ रहा है और इसके लिए भी सेम आ रहा है। कहने का मतलब उन्होंने एक बात नोटिस की कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इन्होंने बोला कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसे बोलेंगे हम, वो तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हिंदी में बोले तो नियत होता है। क्या होता है? नियत। और जब ये वैल्यूज़ निकाल रहे थे तो उनकी वैल्यू पता है हर बार क्या आ रही थी? 3.1, 3.12। भाई पहले अपने पास इतने ज़्यादा साधन तो थे ही नहीं मेज़रमेंट करने के। पहले तो लोगों की सीधी सी बात, एक स्केल होती थी और ज़्यादातर लोग एक धागे से क्या करते थे? मेज़रमेंट वगैरह करते थे। तो इसीलिए उनकी जो वैल्यू आती थी वो लगभग, ऐसा मान सकते हो, पाई के लगभग पास आती थी। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। अब पता है इस कांस्टेंट को इन्होंने क्या बोला था? ये जो कांस्टेंट है ना, हम बोल रहे हैं कि परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसे ही इन्होंने क्या बोल दिया कि इसको हम एक नया नाम देंगे पाई। यानी पाई क्या होता है? परिधि और व्यास। परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? पाई होता है। अब समझ में आया पाई क्या होता है? पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। और पाई क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, पाई की फिक्स वैल्यू होती है। आई बात समझ में? इतने में कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब यहाँ से पता है, तो यहाँ से पाई की जो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू का तो नहीं पता, लेकिन एक कॉमन वैल्यू क्या आई? बोले पाई की वैल्यू ये होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। बोले सर जी पाई की वैल्यू 22/7 ये कहाँ से आई? ये भी बता दो। अब इतना बता ही रहे हो तो ये भी सुनो, पाई की वैल्यू 22/7 कहाँ से आई? ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। कई बच्चे कहेंगे सर आप तो हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो। अरे टाइम ख़राब नहीं कर रहा मैं। अगर ये चीज़ें नहीं सीखी ना तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। 11th-12th कर लोगे, उसके बाद भी ऐसे ही घूमते रहोगे और कुछ नहीं होना फिर तुम्हारा। देखो अब मैथ में रटा नहीं जाता, समझा जाता है। बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी अगर ठीक है समझ में आता है तो ठीक है, वरना तो तुम्हारी मर्जी। पाई क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अब देखो मेज़रमेंट कैसे करते हैं। हमने क्या किया, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करना। सपोज़ करो आपने एक धागा लिया। क्या लिया? एक धागा ले लिया धागा, और उस धागे को यहाँ रखो ए पॉइंट पे और यहाँ रखो बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे रख के बी पॉइंट तक खींचो और फिर कट कर लो। कहने का मतलब आपने जो धागा कट किया है वो इस सर्किल के व्यास के बराबर है ना? बोलो है कि नहीं है? इस सर्किल के व्यास के बराबर है। इसका मतलब व्यास के बराबर है। आपने जो धागा लिया है वो इस सर्किल के व्यास के बराबर है। फिर आपने क्या किया? आपने यहाँ से लेके आपने एक बार धागे को रखा कि भाई हम परिधि का मेज़रमेंट करें कि वो व्यास की कितना गुणी होती है या कितने बार व्यास को मल्टीप्लाई करने पे आती है। तो हमने चेक किया व्यास के बराबर जो धागा लिया था
उसको ए पॉइंट पे रखा और फिर धीरे धीरे करके करके इसकी परिधि के ऊपर रखा, तो पता चला ये यहाँ तक आ गया। आप घर पे एग्जैक्ट करके देख लेना, आपका यही मान आएगा 22/7। मैंने तो करके देखा है बहुत बार, आप भी कर लेना। तो हमने क्या किया, ए से रखा और यहाँ तक रख दिया, एक बार रखा, फिर दूसरी बार यहाँ से लेके यहाँ तक रखा। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं है। और तीसरी बार क्या किया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक रखा। कहाँ तक? यहाँ तक। आई बात समझ में? कहने का मतलब हमने व्यास को 3 बार तो परिधि पे रख दिया कंप्लीट। तो अगर पूछे आपको परिधि क्या हुई, तो आप यही तो बोलोगे कि सर जी 3 बार तो पूरी आ गई, व्यास की तो 3 बार आई है। भाई व्यास को ही तो आपने 3 बार रखा है यहाँ पे, यानी व्यास का तो 3 गुना है, लेकिन अभी परिधि पूरी थोड़ी हो गई, परिधि पूरी मेजरमेंट थोड़ी कर लिया आपने, इतना पार्ट तो रह ही गया, इतना पार्ट तो बच गया ना, तो ये भी तो ऐड करो। बोले ये कितना है? बोले ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक ज़रूर बात पता है कि ये जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है वो डी का 7वां हिस्सा है। क्या है? 7वां हिस्सा। अब बताऊं, ये डी का 7वां हिस्सा एग्जैक्ट नहीं है, ये 7वें हिस्से से थोड़ा कम है, और अगर आप 8वां हिस्सा लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए हम इसको d/7 लिखते हैं। ये जो पार्ट बचा आपका, हमारा क्या बचा, d/7, यानी जो आपका व्यास है उसका 7वां हिस्सा। यानी मान लो आपका व्यास इतना था, इतना, तो इसके 7 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े कर लिए। कहने का मतलब ये जो टुकड़ा है इतना, इसके बराबर क्या है, ये है। आई बात समझ में? कहने का मतलब व्यास का क्या है, 7वां टुकड़ा है। कोई डाउट है क्या? बोले नहीं है सर जी। यानी पूरी परिधि क्या आई फिर आपकी, पूरी परिधि एग्जैक्ट नहीं, एक थोड़ी सी ऊपर नीचे, थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम हुई है ना यहाँ, यानी हम इसीलिए लिखते हैं पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल बोलते हैं इसको, 3d + d/7। परिधि आ गई, व्यास क्या होता है, d। बताओ यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम है क्या? ऊपर से d कॉमन आ रहा है ना? बोले सर जी हाँ, ऊपर से d कॉमन आ रहा है। ऊपर से d कॉमन आया तो क्या बचा, एग्जैक्ट इक्वल, ये तो एग्जैक्ट इक्वल होगा ना। तो ऊपर से d कॉमन आया, बचा क्या, 3 + 1/7, ऊपर तो यही बचा, और नीचे d से d कैंसिल। यहाँ इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 7 3 21 + 1 22, कितना आया, 22/7। कितना आया, 22/7। यानी आप जो पाई की वैल्यू लेते हो 22/7। अब बताओ मेरे को, वो पाई की वैल्यू के एग्जैक्ट इक्वल होती है क्या? बोले नहीं होती सर जी, हमने यहाँ थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन किया था ना भाई, थोड़ा सा पार्ट कम था, लेकिन उसको d/7 मान लिया। माना कि नहीं माना? आई बात समझ में? इसलिए पाई की वैल्यू क्या आई, 22/7 आई। ऐसे कोई नहीं समझाएगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है पाई क्या था, कहाँ से आया, क्यों बच्चों को बताना, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चों को समझ में आए, ना कि बच्चे रटें। अगर पाई समझ में आ गया तो बताओ कोई डाउट है क्या? अब आगे चलें, आपको पता चल गया पाई कैसे आया। यानी पाई क्या होता है, परिधि बट्टा व्यास। पाई क्या होता है, परिधि बट्टा व्यास। आपको पाई की वैल्यू पता चल गई क्या? बताओ मेरे को, कोई डाउट है क्या? अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आपके सामने एक बहुत शानदार चीज़ लिखता हूँ, और आपको वाह सर जी, हाँ ये 22/7 है। वैसे अब ये और लिख लो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592 ... ऐसे इन्फानाइट तक चलती रहती है। मतलब जितना ज़्यादा जूम करोगे उतनी ज़्यादा एरर मिलेगी, ध्यान रखना। ये मिटा देता हूँ ये भी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लेना भाई, अब तो मैंने इरेज कर दिया है। अब देखो, कहने का मतलब क्या लिख सकते हो आप, पाई क्या होता है, पाई होता है सर जी परिधि, परिधि और व्यास, इनका अनुपात होता है। अब मेरे को बताओ, अपने पता दिक्कत कहाँ थी? अपने दिक्कत थी परिधि में। हम परिधि कभी एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, कभी ऊपर नीचे हो जाता। तो अब मेरे को बताओ, आप परिधि को क्या लिख सकते हो? परिधि को क्या लिख सकते हो आप? बोले सर जी हम लिख सकते हैं परिधि को पाई
गुणा व्यास। क्या लिख सकते हो? पाई गुणा व्यास लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बोले हम लिख सकते हैं, परिधि को पाई गुणा व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ व्यास क्या होता है, डी क्या होता है? बोले पर त्रिज्या का 2 गुणा, ये यहाँ पुट कर दो तो आप पाई तो पाई है, व्यास की जगह क्या लिख दो 2r। और जब इसको अरेंज करोगे पहले 2 लिख लो, फिर पाई लिख लो और फिर r। बताओ यही पढ़ा था क्या आपने? पता चला कहाँ से आया फॉर्मूला? परिधि इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम परिधि में ही थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में थी, परिधि में, कि भाई परिधि का फॉर्मूला कैसे निकालें। परिधि ना ऐसे मेजरमेंट कर करके निकालेंगे क्या? और उसमें तो मेजरमेंट करेंगे तो गलत आएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं एकदम सीधी नाप दोगे आप। तो अब पता चला परिधि इक्वल टू 2πr। अब पाई की जितनी एग्जैक्ट अच्छी वैल्यू होगी परिधि उतनी ही एग्जैक्ट आएगी। आई बात समझ में? बताओ कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। चलें आगे। अब देखो, बोले सर जी परिधि में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अब समझ लो कि इसका क्षेत्रफल कैसे आया, इसका क्षेत्रफल कैसे आया वो समझ लोगे ना, तो फिर तो बेटे कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर बेलन एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। अभी 3D मिटा देते हैं, क्योंकि अभी सर्किल को अपन ने 3D में बनाया नहीं है, बनाएंगे तब बात करेंगे। अच्छा एक बार वापस वर्त बनाता हूँ मैं, वापस वर्त बनाता हूँ। ये वर्त है अपना, इस वर्त का ये सेंटर पॉइंट जो हमने निश्चित बिंदु बोला था वो है, और ये अपनी रेडियस है r। अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं इस सर्किल को कट करूँगा छोटे छोटे पार्ट्स में। कट क्यों करूँगा उसका भी रीज़न है। देखो मैंने इसको कट किया, पहले ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, और कट करना है। जितने ज़्यादा पार्ट्स में आप कट करोगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छे से समझ में आएगा आपको। कर लिया इतने पार्ट्स में कट, यानी आपने क्या किया, एक सर्किल को पार्ट्स में कट किया। आपने ये जो पार्ट कट किए हैं ये सर्किल के ही तो हैं, समझ में आ रही बातें? कहने का मतलब जो ये पार्ट्स हैं, ये जो आपने हिस्से कट किए हैं इस सर्किल के, वो सर्किल का क्या बनाएंगे? सीधी सी बात है, वो आपस सर्किल ही बनाएंगे। लेकिन जब मैं इन पार्ट्स को, जो पार्ट मैंने कट किए हैं उनको ऐसे अरेंज करूँ तो, बोले कैसे? ऐसे। आया क्या समझ में? मैंने क्या किया, इन पार्ट्स को ऐसे अरेंज कर लिया। ऐसे अरेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ मैं बताता हूँ। फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ मेरे को बताओ, एक आयत नहीं बन गया क्या? बताओ मेरे को। आपने सर्किल को पार्ट्स में कट किया, कट करने के बाद में आपने सर्किल से ही क्या बना दिया? आयत बना दिया। कहने का मतलब जितने पार्ट सर्किल के थे उन सब को ऐड करके आपने आयत बनाया है। यानी आप इस सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लो, चाहे इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दो, क्या आना है? बराबर आना है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? यानी इस सर्किल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो बराबर है इन्हीं टुकड़ों से तो ये बना है, इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल, आयत कौन सा? ये अपना मान लो, इसको ABCD नाम दे दो, ABCD नाम दे दो। अब बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो आयत है
इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अगर आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। आप मेरे को एक बात बताओ, ये कितना है, ये देखो, ये पार्ट है, ये सेंटर पॉइंट से आपने यहाँ कट किया, तो मेरे को बताओ ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है। कहोगे सर जी ये तो रेडियस है। क्या है, रेडियस। यानी ये तो लंबाई आ गई, यानी ये तो हो गई त्रिज्या। बस आपको ये बता देना ये क्या होगी। जैसे ये पता चल जाएगी तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाला तो काम ही खत्म हो गया। तो बस ये और पता चल जाए। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने इन सारे पार्ट्स को कट किया, इन जितने भी पार्ट्स को आपने कट किया उनमें से आधे पार्ट तो ऊपर सेट हुए कि नहीं हुए। उनमें से आधे पार्ट तो ऊपर सेट हो गए और आधे पार्ट नीचे सेट हो गए। आधे पार्ट का क्या मतलब है, आधे पार्ट का मतलब है कि आधे पार्ट जब ऊपर सेट हुए हैं, यानी मतलब आधे पार्ट्स का मतलब ये मान लो आधे पार्ट इधर है और आधे पार्ट इधर है। आधे पार्ट इधर है तो ऊपर वाले, ये देखो ये ऊपर वाली डिस्टेंस से तो ये ऊपर वाली लाइन बनी है। यानी कहने का मतलब अब ये कितनी होगी, जो ए बी डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो पता चला कि जब आधे पार्ट ऊपर सेट हुए हैं और आधे पार्ट नीचे सेट हुए हैं, आधे पार्ट का मतलब आपने जितने भी पार्ट्स कट किए थे उनमें से आधे पार्ट ऊपर सेट किए और आधे पार्ट नीचे सेट किए, तब जाके आपका आयत बना। तो कहने का मतलब ऊपर जो है वो क्या है, ऊपर वाली लंबाई क्या है, परिधि की आधी नहीं है क्या, परिधि की आधी नहीं है क्या। क्यों, क्योंकि आपने आधे पार्ट्स, इसमें जितने भी पार्ट्स थे उनमें से आधे पार्ट को ऊपर सेट किया और आधे पार्ट को नीचे सेट किया, तब जाके ये बना। यानी आधे पार्ट का मतलब क्या है, परिधि का आधा। और परिधि कितनी होती है, पीछे पड़ गया है वो 2πr, क्या होती है 2πr, और इसका आधा मतलब πr। और ऐसा इसे नीचे यहीं भी परिधि की आधी है, यानी ये भुजा क्या है, πr है। बताओ मेरे को कोई डाउट है क्या। और ये πr है तो ये भी πr है ना, ये πr तो ये भी πr, और ये r तो सीधी सी बात है ये भी r। बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। तो अब बता दो मेरे को आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा। अब बताओ मेरे को आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा। बोले आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो लंबाई कितनी है, बोले लंबाई तो है πr। अच्छा चौड़ाई कितनी है, गुणा r, r को r से गुणा किया πr²। पता चला आयत का क्षेत्रफल पाई, इस आयत का क्षेत्रफल πr² है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ही तो किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो कहने का मतलब जब आयत का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत का क्षेत्रफल πr² आया है, तो आप ये कह सकते हो कि फाइनल आंसर अपना क्या आया है, कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या आया है, πr²। अब बताओ कोई डाउट है तो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बताओ मेरे को, अब वृत्त में कोई डाउट है क्या आपके, वृत्त में कोई भी डाउट बचा है क्या। हमने सबसे पहले वृत्त की परिधि देखी थी कैसे आई, और अब देख लिया वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही क्यों होता है। जब ये पता हो ना ये क्यों होता है तो चीज़ें याद रखना आसान होता है, और जब पता ही ना हो और फिर भी याद रखा हो तो उसे रटना बोलते हैं, ध्यान रखना। आई समझ में बात। चलें अब आगे। अब हमें बेलन की पता चल गई, बेलन की परिधि क्या होती है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, इतना पता चल गया। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने बेलन पर। ठीक है, अब बेलन स्टार्ट करेंगे। अब 2D में वृत्त पढ़ लिया पूरा कंप्लीट। टू डी में वृत्त पढ़ लिया ना कंप्लीट। अब इधर आओ तो 3D में। जैसे ही आप एक वृत्त है, मान लो ये वृत्त आपका, इस वृत्त को आपने हाइट दी, हाइट दी मतलब ये, और ऐसे इधर हाइट दी, तो ये हाइट देने पर क्या बना, एक क्या बना, बेलन। आई बात समझ में। यानी 3D में वृत्त, 2D में वृत्त होता है तो 3D में उसी से क्या बनता है,
बेलन बनता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। कहीं वो घरेलू घर वाला सिलेंडर मत समझ जाना रे। मैंने एक बार बच्चों को बताया कि सिलेंडर, तो बच्चे बोले सर सिलेंडर वो घर वाला। अरे घर वाला नहीं, सिलेंड्रिकल शेप का होता है वो। इसका अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। इधर अपने वर्थ पढ़ा था और इधर बेलन पढ़ेंगे। बेलन का डायग्राम क्या होता है? बोले सर जी ये होता है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल को आपने एच हाइट दी थी। आया समझ में? ये आपका क्या है? बेलन है। अब इस बेलन में क्या क्या होगा? ये देखो ऊपर एक सर्किल है, इसका मतलब रेडियस होगी, ये रेडियस। नीचे भी एक सर्किल है तो इसकी भी एक रेडियस होगी। और ये आपका क्या है? हाइट। इसे क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। आई बात समझ में कि भाई बेलन में क्या क्या होती है? बेलन में एक तो ऊपर वर्थ है और नीचे भी वर्थ है, मतलब ऊपर त्रिज्या होगी, नीचे भी त्रिज्या होगी और एक इसकी हाइट होगी। इतने में किसी के कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है सर जी। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो ऐसे जो 3D इमेज होती है ना, उसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी होती हैं। एक पहले तो देखो, एक तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के भी 2 टाइप, इसलिए उनको 2 काउंट कर रहा हूँ, और एक आयतन। 2 ही चीज़ें निकालनी है। एक तो आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। 3D का मतलब 3 चीज़ें होती हैं, क्षेत्रफल और आयतन। एक होता है परिमाप, जिसमें अपने को मतलब नहीं होता, उसके क्वेश्चन नहीं बनते और पूछे भी नहीं जाते, इसलिए हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। आयतन का तो बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, अच्छे से कर लोगे आप। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल में भी 2 फॉर्मूले। एक तो होता है कि भाई वक्र पृष्ठ, जैसे आपने घनाभ में पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था ना। घनाभ में क्या पढ़ा था? पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? आसपास का। एक गौर करो, मैंने एक एग्जांपल बताया था। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है? आपने कभी ऐसा डब्बा देखा है क्या जिसके ऊपर और नीचे ढक्कन ही ना हो? जिसके ऊपर और नीचे ढक्कन ही ना हो, सिर्फ 4 आसपास की दीवारें हो, उसे क्या बोलते हैं? पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे ही बेलन में क्या होता है? बेलन में हम वो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल नाम यूज नहीं करते, बेलन में बोलते हैं वक्र, क्योंकि गोल है ना, तो इसीलिए क्षेत्रफल। एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला शामिल हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखता है, तो उसका मतलब भी यही है कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 मिनट रुको, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ लेके आता हूँ। अब सभी इधर देखो एक बार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे समझेंगे वो देखो। मेरे को बताओ, आप ही बताओ कि क्या ये एक सिलेंडर नहीं है? देखो, देख के बताओ, क्या ये एक सिलेंडर नहीं है? ये एक सिलेंडर है या नहीं? है ना। अब मेरे को बताओ, इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं है। इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं। आर पार दिख रहा है, ये देख लो, आर पार दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे ढक्कन नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है? इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या यूज करोगे? बोले सर जी हम तो सीधी सी बात है, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ आसपास का, यानी मतलब मारो ने बोल दो आर बार को क्षेत्रफल, जब में ऊपर और नीचे शामिल है ही को नहीं। तो कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो थोड़ी ये चीज़ें क्लियर करता हूँ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। वीडियो तो चालू है ना। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हटा देते हैं वृत्त एक बार। अब 2D छोड़ो, इसको 3D में पढ़ रहे हैं। अब ये भी इरेज करते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। नाम मिटाओ, सब मिटाओ एक बार।
बस क्या निकाल रहे हैं उस पर फोकस रखते हैं। अब मैं इनको डॉटेड बनाऊंगा, मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है और नीचे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ढक्कन नहीं है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ऐसा है। कैसा है? ऐसा। देख लो, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है और नीचे ढक्कन नहीं है। आई बात समझ में? जिसके ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? मतलब ये क्या है? ये कौन सा आकृति, क्या बोलोगे इसको? बोलोगे क्या? बोले हम इसे बोलेंगे बेलन। इसे बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलोगे इसे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक बार इसे यहाँ से कट करो, यहाँ से कट कर दो। ऐसे कट कर दिया। कट करने में क्या बना? जैसे इसे खोलोगे क्या बनेगा? एक आयत बनेगा। जैसे इसे कट किया आपके सामने क्या आया? एक आयत आ गया। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जैसे ही आपने बीच से कट किया तो क्या आया? एक आयत आया या नहीं आया? बोलो, आ गया ना। तो करने का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उससे अगर कट करते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है एक आयत आ जाता है। यानी ये क्या है? एक आयत है। अब बस सीधी सी बात है, ये आयत है। मैं एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो ये बन गया। इसको ऐसे कट करने पे, ऐसे कट किया आपने तो आपके पास ये बना। अब बस इसकी विमाएं बता दो। विमाएं का मतलब इसकी लंबाई बता दो और इसकी चौड़ाई बता दो। करने का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। इस आयत का क्षेत्रफल निकल गया तो बेलन का वक्र पृष्ठीय भी आ गया। बोले सर जी वो कैसे निकालें? मतलब इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। मेरे को बताओ ये क्या है? ये क्या है? बोले ये तो हाइट ही है। हाइट है ना, तो एक तो विमा यही है भाई। इस जैसे आपने वापस देखो, ये इसकी हाइट ही तो है। ये इसकी हाइट है ना, बोलो हाइट है। जैसे ही कट किया यानी ये हाइट ही तो बची, यानी ये क्या हो गई? ये तो हो गई हाइट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये हाइट हो गई। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, इतने में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको ऊपर से देखो। ऊपर से क्या दिख रहा है आपको? सर्किल। क्या दिख रहा है? सर्किल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, यानी ऊपर से दिख रहा है सर्किल। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये इसकी सर्किल की क्या है? ये इस सर्किल की क्या है? बोलो, परिधि नहीं है क्या? ये इस सर्किल की परिधि है या नहीं है? बोलो हाँ और ना। बोले हाँ सर जी, ये तो इस सर्किल की परिधि है। अच्छा, इस सर्किल की परिधि है तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये इसकी परिधि थी भाई। पहले ऐसे थी, पहले ऐसे गोल थी और अब क्या है? सीधी हो गई। यानी ये क्या है? इसकी परिधि है। यानी परिधि क्या होती है? 2πr, जहाँ r त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या। बोलो, इसकी विमा लिखने में किसी को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हुई तो बताओ मेरे को। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन के वक्र पृष्ठ में हमने उसको बीच से कट किया। कट करने में एक आयत बन गया। आयत बन गया तो आप इसकी विमा निकाल लो। विमा का मतलब इसकी लंबाई निकाल लो और इसकी चौड़ाई निकाल लो। अगर आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होगी तो आप आसानी से क्या करोगे? इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बोले इसकी लंबाई तो यही है h, देख लो h, और चौड़ाई इसकी पता चला हमें 2πr है। तो बताओ, अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोले आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, होता है ना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो बताओ लंबाई कितनी है? बोले लंबाई है 2πr और ऊंचाई चौड़ाई कितनी है? h। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या? इस आयत का ध्यान रखना, इस आयत का है। कई बच्चे बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 2πrh। और ये आयत का क्षेत्रफल किससे आया था? बेलन के वक्र पृष्ठ से। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πrh। बताओ, किसी के कैसा भी कोई डाउट है तो बताओ मेरे को।
ईमानदारी से बताना, कैसा भी डाउट हो, डाउट कैसा भी हो पूछ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं पूछोगे मतलब पूछने का मतलब कमेंट कर देना, पूछोगे तो ही क्लियर होगा वरना तो क्लियर होगा नहीं। तो बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रॉब्लम है? बोले नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलें। आगे हम क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? संपूर्ण। अच्छा, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। चलें आगे, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, अब पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इस बार हमने क्या कर दिया, जो ऊपर और नीचे से जो खुला बेलन था, यानी जिसके ऊपर और नीचे ढक्कन ही नहीं था, इस बार हमने ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दी। कहने का मतलब इस बार क्लोज बेलन है, ना कि ओपन। जैसे पिछली बार ओपन था ना, इस बार क्लोज है। देखो बताता हूँ कैसे। पानी की टंकी देखिए क्या, जो ऊपर और नीचे से बंद होती है। ये देखो, ये तो था आपका बेलन जिसके सिर्फ आसपास का क्षेत्रफल था, मतलब उसे हमने वक्र पृष्ठीय बोला था। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब है कि आपने इसको ऊपर से भी ढक दिया और इसको आपने नीचे से भी ढक दिया। ढक दिया मतलब ये हो गया क्लोज। और अगर अब आपको इसका पूछे, देखो इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई क्या है? h। त्रिज्या r, ऊंचाई h। अब पूछे आपका इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब संपूर्ण जोड़ दो इसमें। संपूर्ण का मतलब संपूर्ण जोड़ दो। संपूर्ण कैसे जोड़ोगे? बोले बेलन का वक्र पृष्ठ तो है ना उसमें, अभी भी बेलन का वक्र पृष्ठ तो है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बोले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अभी पीछे जस्ट पीछे फॉर्मूला में पढ़ा था। और अच्छा, इसमें आपने एक नीचे सर्किल ऐड कर दिया नीचे से ढकने के लिए, और ऊपर एक सर्किल ऐड कर दिया ऊपर से ढकने के लिए। आई बात समझ में? यानी आपने दो सर्किल ऐड कर दिए, दो सर्किल ऐड कर दिए। मेरे को बताओ एक सर्किल का एरिया कितना होता है? बोले एक सर्किल का होता है πr²। कितना होता है? πr²। और आपने ऊपर और नीचे दो सर्किल ऐड किए हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 2πr²। इतने में किसी के कोई डाउट? बोले नो सर जी। तो इसमें 2πr² ऐड कर दो। जैसे 2πr² ऐड किया तो पता चला 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 2 कॉमन आ गया। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई कॉमन आ गया। r यहाँ भी है तो r² है, कहने का मतलब r² 2 है तो r कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा h। यहाँ r² था मतलब r × r था, तो आपने एक r तो कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एक r। यानी ये होता है क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं है तो बस एक लास्ट बचा है आयतन। क्या बचा है? एक आयतन बचा है, वो और समझ लो। आयतन तो वैसे आपको पता ही चल जाएगा क्या होता है। आयतन का मैंने एक सदाबहार फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था? याद करो, पीछे वाली क्लास में क्या बताया था? पीछे वाली क्लास में क्या बताया था? पीछे वाली क्लास में बताया था कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या है? क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो 3D जो शेप है वो कौन सी आकृति से बनी है, उसका क्षेत्रफल, और उसके आपने ऊंचाई दे दी। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो बेलन है ये किससे बना है? आपको दिख रहा होगा ये बेलन एक सर्किल से बना है। किससे बना है? सर्किल से। अच्छा, सर्किल का क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोले वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है πr²। अच्छा, ऊंचाई h, ऊंचाई h। तो आयतन क्या आया बेलन का? बेलन का आयतन क्या आया? πr²h। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूलाज हो गए। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्लास कैसी लगी वो भी बता देना। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।